चलो शुरू करते हैं। कैपिटल बजटिंग वाला जो टॉपिक कल अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी देख रहे थे, तो उसमें से आपकी कोई क्वेरीज हैं, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, कुछ नहीं समझ आया, ऐसा कुछ क्लियर है सारे पॉइंट्स? तो आज अपने टॉपिक पे चलते हैं। एग्जैक्टली कैपिटल बजटिंग है क्या और उसके क्या कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो टर्म है, चैप्टर का नाम है, वही देख लो। कैपिटल बजटिंग जो वर्ड है वो दो चीज़ों से उन्होंने बनाया। एक तो बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा जो टर्म है दैट इज बजटिंग। इंडिविजुअली आपने दोनों चीज़ें पढ़ी हुई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ वेरी कॉमन थिंग, बहुत जानते ही हो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म एक्सपेंस है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो नॉन रिकरिंग है, उसका बेनिफिट आपको काफ़ी साल तक मिलने वाला है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम बिजनेस में भी करते हैं। उसके साथ साथ बजटिंग की बात हो रही, तो बजटिंग के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। एक्सपेंसेस की एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर देना, ठीक है, वो चीज़ होगी। तो बजटिंग की हम बात कर रहे हैं। कोई भी एक्सपेंस आपको अगर करना है तो उसकी एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देना कि इससे ज़्यादा खर्चा आपने नहीं कर सकते। और ये अपने कॉमन लाइफ में भी कोई भी चीज़ के लिए बजटिंग तो करते हैं, एक मैक्सिमम एक्सपेंस की लिमिट सेट करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का बजट सेट करना कि अगर बिजनेस में हमें कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई खर्चा करना है, तो एक लिमिट डिसाइड कर लेंगे कि इससे ज़्यादा अपना बजट नहीं है, इससे ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर्स नहीं कर सकते, वो देखेंगे। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो ये इसमें अलग अलग सिचुएशंस आगे आने वाली है। एक तो वो होगा जब आप नया बिजनेस सेटअप कर रहे हो। कोई भी नया बिजनेस सेटअप करना होगा तो फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पैसों का हिसाब पहले करेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना हमारे पास फंड्स अवेलेबल है। अच्छा, बजटिंग में हम ये भी देखेंगे ना कि जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न कब मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही होता है, यार पैसा तो लगा देंगे, चलो उधार ले लेंगे, लोन ले लेंगे, अरेंज कर लेंगे, इन्वेस्टर्स को ले आएंगे, लेकिन रिकवरी होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कितने टाइम में होगी। तो यही तो सारा कंपैरिजन करना है, सारा गेम पैसों का और कैलकुलेशन का है। कोई भी इमोशनल डिसीजन यहाँ पे नहीं होगा, यार बिजनेस करना है, कुछ नया स्टार्टअप करना है, ये वो पता है नुकसान होने वाला है लेकिन फिर भी कर रहे हैं, तो ऐसा डिसीजन तो हमें लेना नहीं चाहिए। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम कैलकुलेशन के वे में कंसिडर करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। अच्छा, ये तो मैंने आपको बोला कि नया बिजनेस अगर आप सेटअप कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी वो नई एयरलाइन कंपनी स्टार्ट हुई, आपने सुना होगा न्यूज़ पे, अकाशा एयरलाइंस, राकेश झुनझुनवाला जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें, और वो उसके मेजर स्टेक होल्डर थे। अभी उनकी रिसेंटली डेथ भी होगी, आपने देखा न्यूज़ पे। तो उन्होंने वो एयरलाइंस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और 40% शेयर जो है वो उनका और उनकी फैमिली का था, एंड अराउंड कुछ 200 करोड़ उनका इन्वेस्टमेंट था। बाकी इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग, तो अराउंड 500-600 करोड़ का बजटिंग किया होगा। अब ये लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइन के नाम से उन्होंने लॉन्च किया कि भाई हम कम बजट में कम प्राइस पे आपको लेके जाएंगे, लो कॉस्टिंग पे काम करेंगे कि एयर बाई एयर ट्रैवल करने वाला जो एक पार्ट है वो अफोर्डेबल हो जाए। तो वो लग्जरी एयरलाइंस नहीं है, कोशिश वो ये कर रहे हैं कि लो कॉस्ट वाली कैटेगरी में उसको वो सेटअप कर सके। अब एयरलाइन बिजनेस जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है वो आपको दिख ही रहा होगा। एक एरोप्लेन भी खरीदना हो तो कितने करोड़ों रुपए का प्लेन होगा, और एक एरोप्लेन से आप एयरलाइन स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको कुछ नंबर ऑफ प्लेन तो चाहिए होंगे। उसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट इनिशियली आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है कि कुछ करोड़ रुपए तो आपको इन्वेस्ट करने ही है। उसके बाद बाकी की फॉर्मेलिटी, स्टाफ, ये वो 100 चीज़ें होंगी। तो बहुत हैवी कैपिटल इंटेंसिव या इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको 100 कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, 10 बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ेगा। बिकॉज इंडस्ट्री की जो हालत है, एयरलाइन इंडस्ट्री इंडिया में जिस तरीके से ऑपरेट कर रही है, वो आपको मालूम है कि उनकी क्या कंडीशन है। एयर इंडिया की हालत हमने देख ली, चलो सरकारी कंपनी तो समझ में आता है कैसा हो सकता है, प्राइवेट प्लेयर्स भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। जेट एयरवेज बंद हो गई, कंपनी बैंकरप्ट हो गई। स्पाइस जेट भी नुकसान में ही चल रही है, कभी फायदे में कभी नुकसान में। एक इंडिगो है जो नॉमिनल प्रॉफिट मार्जिन पे चल रही है, ओनली एयरलाइन जो नॉमिनल प्रॉफिट शो कर पा रही है, और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। बस खुशी इस बात की है कि प्रॉफिट है, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं है कि इतना अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। दे आर ऑल्सो मैनेजिंग के भाई चलो हम प्रॉफिट निकाल के दे रहे हैं, बट बाकी सारी कंपनी सफर कर रही है। ऐसी इंडस्ट्री में एक और नई एयरलाइन एडअप करना वैसे तो पागलपन है, मार्केट तो यही बोल रहा है, लेकिन इतना बड़ा इन्वेस्टर है तो कुछ सोच के डिसीजन लिया होगा। अब जब वो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उनको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है कि अगर हम एयरलाइन स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने प्लेन स्टार्टिंग में इनिशियली हमें स्टार्ट करने चाहिए, कौन से रूट्स पे फ्लाइट स्टार्ट करनी चाहिए जो बिजी रूट्स है, जहाँ पे हमें पैसेंजर्स मिलेंगे। ठीक है ना, ऑक्यूपेंसी का रेशियो बहुत मैटर करता है जब एयरलाइन कंपनी की बात करते हो। तो भाई कितनी सीट्स जो है वो फिलअप होंगी, ऑक्यूपेंसी ऑन एन एवरेज, और उसमें भी एक परसेंटेज होगा कि भाई 60%, 70%, 80% कितने परसेंटेज सीट्स ऑक्यूपाई होंगी हर फ्लाइट में। अगर वो परसेंटेज में भी अगर रिडक्शन आ जाता है ना तो कंपनी लॉस करना शुरू कर देती है। और ये चीज़ तो एयरलाइन कंपनी के हाथ में है ही नहीं कि हम जब एयरलाइन लॉन्च करेंगे तो इतने लोग आएंगे, इतने नहीं आएंगे। तो ये डेटा, सर्वे, पास्ट ट्रेंड्स, वो सब चीज़ों के बेस पे वो भी रिस्क ले रहे हैं कि हम स्टार्ट करते हैं, देखो कितना लोग ट्रैवल करते हैं कितना नहीं, वो तो टाइम आने पे ही पता चलेगा, वो सारी चीज़ें। तो ये सब इनिशियल कैलकुलेशन करने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है,
वेदर टू गो फॉर दैट बिजनेस और नॉट। शुरू करने के बाद तो चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर चली गई, पर अभी इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है तो पैसा आपके हाथ में, इन्वेस्ट करने से आप बच सकते हो अगर आपको लगता है कि प्रॉफिटेबल नहीं है तो। ठीक है, ये पॉइंट हुआ। अब जब एग्जिस्टिंग बिजनेस को अपने एक्सपांड करते हैं तभी भी कैपिटल बजटिंग वाला ही पार्ट आता है। आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कुछ एयरलाइन आपकी चल रही है, इंडिगो की अपने बात कर रहे हैं, तो उनके सपोज 100 एयरक्राफ्ट है जो फ्लाई करते हैं। अब उनके माइंड में आया होगा कि और हमें एयरक्राफ्ट एड ऑन करने चाहिए, तो देखेंगे ना कि जितने के हम नए एयरक्राफ्ट एड ऑन कर रहे हैं उतना पैसा हम कमा पाएंगे या नहीं, उतनी डिमांड है या नहीं। अगर डिमांड है ही नहीं, उतने ही लोग ट्रैवल करने वाले हैं, तो अननेसेसरी एयरक्राफ्ट बढ़ा के, फिक्स खर्चा बढ़ा के क्या फायदा हो, रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो रिप्लेसमेंट सॉरी जो एक्सपांशन वाला पार्ट है उसमें भी हम ये देखेंगे कि एक्सपांशन करना है या नहीं करना है। इट इज ऑलवेज कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। जितना आप खर्चा कर रहे हो उतना बेनिफिट आपको सामने मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर वर्थ नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करो। आया समझ में, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम कैपिटल बजटिंग में कुछ मेथड्स देखने वाले हैं जिसके बेस पे हम डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे कि वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। अब जब हम मेथड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अभी तक टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने जो डिस्काउंटिंग के बारे में कल पढ़ा, तो जो मेथड्स है ना वो दो कैटेगरीज में पहले तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ। कुछ मेथड्स ऐसी हैं जो थियोरेटिकल हैं, बुक लेवल पे है, जिसमें उन्होंने बोला कि आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट का फैक्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंटिंग, ये सबको इग्नोर कर सकते हो। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ बुक के लिए अच्छी है, क्योंकि रियल लाइफ में तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी और डिस्काउंटिंग होने ही वाला है। और कुछ मेथड ऐसी है जहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं आप यहाँ पे डिस्काउंटिंग वाला सिस्टम फॉलो करो और डिस्काउंटेड कैलकुलेशंस करके फिर आप अमाउंट पे आओ कि आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो जो कैपिटल बजटिंग की मेथड्स हैं उसको अपने दो कैटेगरीज में बांट रहे हैं, विद डिस्काउंटिंग एंड विदाउट डिस्काउंटिंग। तो पहले उसके नाम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कौन सी मेथड है, फिर आगे बढ़ते हैं। आप भी साथ में नोट कर लेना इसको। विद डिस्काउंटिंग वाला पार्ट और दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज विदाउट डिस्काउंटिंग। फर्स्ट मेथड यहाँ पे है, उसको बोलेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एनपीवी बोलते हैं शॉर्ट में। आप साथ साथ में फुल फॉर्म लिख लेना, मैं बोल देता हूँ। एनपीवी दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एनपीवी। इसके साथ साथ एक और मेथड है उसको बोलते हैं पीआई रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। पीआई का मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई रेशियो। इसका एक और नाम भी है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। पीआई रेशियो एक नाम है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसी का दूसरा नाम है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। तीसरी कैटेगरी आईआरआर, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर? नाम सारे, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इट इज आईआरआर। ये सारे मेथड्स हैं। फिर विदाउट डिस्काउंटिंग, फर्स्ट मेथड इज पेबैक पीरियड मेथड। यहाँ पे डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट जो नंबर्स है वही यूज करेंगे। और दूसरा जो मेथड है एआरआर, इसके भी दो तीन नाम है। एक तो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज एआरआर, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा नाम है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। और ये जो थर्ड है आरओआई, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो आप समझते हो वही टर्म है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हैं यहाँ पे, इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, देखेंगे कैसे कैलकुलेशन होता है और इसके बेस पे डिसीजन कैसे लेते हैं। अब ये सारी मेथड शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप अगेन फॉर कैलकुलेशन, जो पूरे चैप्टर पे एप्लीकेबल है, इसलिए इनिशियली आपको बता रहा हूँ। कितनी बार हम कैलकुलेशन जब करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं पैसों के टर्म्स में, तो अपना जो रेलिवेंट फैक्टर होता है ना, दैट इज ऑलवेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट पे अपना फोकस होता है, प्रॉफिट कमाया तो बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो बिजनेस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं है, यहाँ पे जो फोकस है वो कैश फ्लोज पे है। एक टर्म है दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, इसके ऊपर बात होने वाली है। तो ये पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि हर मेथड में ये चीज़ एप्लीकेबल रहेगी, दिस इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ये सारी मेथड्स में यही पॉइंट एप्लीकेबल है, सिर्फ ये वाला एक जो मेथड है ना,
ये सबसे इलॉजिकल और फालतू मेथड है जो आपको दिख रहा है ना, ARR ROI। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तभी भी मैं बता दूंगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला दे रखा है जिसके बेस पे आपको ये वैल्यूज निकालनी है। लॉजिक कहीं नहीं है, गूगल के पास भी नहीं है, ठीक है। आप इसको सर्च करोगे ना कि फॉर्मूला है, हर जगह आपको फॉर्मूला मिलेगा, बट ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है उसका कोई लॉजिक नहीं दिया हुआ है। मैंने आपको बोला एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, फॉर्मूला भी दो है, उसमें बेस अलग अलग है, आंसर भी अलग अलग आते हैं। तो पता नहीं किसने फॉर्मूला बनाया, क्यों बनाया, और लॉजिक क्यों नहीं दिया साथ में। तो सिर्फ फॉर्मूला दे के छोड़ दिया कि अब यही है, अप्लाई करो और आगे बढ़ो, मार्क्स स्कोर कर लो, रीजन मत ढूंढना कैसा क्यों है। बाकी सारी मेथड्स के अंदर आपको प्रॉपर लॉजिक मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा वैसा। तो ये सारी मेथड्स जो लॉजिकल मेथड्स हैं, ये सब कैश फ्लोज के ऊपर बात करती हैं। ये अकेला है, इसने पहले ही बोला कि मेरे पास कोई लॉजिक तो है नहीं, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, कोई टेंशन ही नहीं अपने को। ये प्रॉफिट पे बात करता है, तो पूरी दुनिया कैश फ्लोज पे बात कर रही है, ये अकेला है प्रॉफिट पे बात कर रहा है। एक तो लॉजिक नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत हाई है इसका, मतलब मुझे आता कुछ नहीं है लेकिन पेपर पूरा लिख के आऊंगा, ये वो टाइप का है, ठीक है। तो ये PAT पे काम करता है, बाकी सब CFAT पे काम करते हैं। तो इसके बारे में ना अपने एकदम चैप्टर के एंड में बात करेंगे, नहीं भी करेंगे खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट MCQ वाला एग्जाम है तो क्या एक बार थोड़ी तो इसको इज्जत देनी पड़ेगी, बट एकदम लास्ट में बात करेंगे जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बीच में इसको लेके आऊंगा ना तो इन सब में भी कंफ्यूजन होगा, तो एंड में एकदम बात करेंगे, उसको अभी साइड पे रहने दो। पहले ये देखते हैं CFAT वाला क्या चक्कर है, कैसे कैलकुलेट होता है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और CFAT में डिफरेंस है या दोनों चीजें सेम है, तो क्या डिफरेंस आने वाला है वो समझ लेते हैं। ये मेथड्स तो अपने बाद में स्टार्ट करते हैं, पहले CFAT वाला एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करा देता हूँ। तो कैश फ्लोज की बात हो रही है, और फाइनेंस में आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है कैश फ्लोज के बारे में आपने और भी टॉपिक्स में बात की होगी, वो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्सेशन, अमोर्टाइजेशन, ये सब टर्म्स पढ़े होंगे। फिर वो EBIT आता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, फिर इंटरेस्ट माइनस करते हो, टैक्स माइनस करते हो, कैश फ्लो आपने देखा, उसी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्सेशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये टर्म अमाउंट रैंडमली अज्यूम कर लो, कोई एक्चुअल कैलकुलेशंस नहीं है। सपोज ये आपकी अर्निंग्स है, ऑपरेटिंग अर्निंग जिसे अपने बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट कॉस्ट और टैक्सेशन माइनस करने से पहले जो आपने कमाया वो, दिस इज 10 लाख रुपीज, ये अज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें से माइनस होता है डेप्रिसिएशन, ऑर्डर में होती है चीजें। तो 3 लाख रुपीज डेप्रिसिएशन, अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि असेट का कोई डेटा अपने पास है नहीं। बाकी का अमाउंट कितना रिमेनिंग रह गया, 7 लाख, इसको अपने क्या बोलेंगे, दिस इज EBIT, ये डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन खत्म हो गया। अब ये आ गया EBIT में से नेक्स्ट क्या माइनस होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट आपका, वो अज्यूम कर लेते हैं 2 लाख रुपीज, अगेन रैंडम अमाउंट लिया हुआ है तो एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं। बाकी का जो अमाउंट रह गया 5 लाख, दिस इज अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यही है। इसमें से टैक्स माइनस होगा, टैक्स का रेट अपना कॉर्पोरेट टैक्स मान लेते हैं 30%, जो कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है ना वही वाला। तो टैक्स का रेट मैं अज्यूम कर रहा हूँ एट 30%। तो ये कितना आ गया, 1,50,000। अब बचेगा कितना, 3,50,000, ये हो गया। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स, यही होता है। तो ये कैश फ्लो आपने पहले देखा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। बट मैंने आपको बोला कि हमें यहाँ कैपिटल बजटिंग में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे बात नहीं करनी, हम बात करने वाले CFAT पे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में डिफरेंस क्यों आता है, उसका एक ही रीजन है, नॉन कैश एक्सपेंसेस। आप इस पूरे फ्लो में देख लो, कोई ऐसा एक्सपेंस आपको दिख रहा है जो नॉन कैश है, जो कैश में खर्चा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी एक्सपेंस के तौर पर दिख रहा है। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट तो आपने एक्चुअली में बैंक को पे किया होगा, टैक्स आपने एक्चुअल में गवर्नमेंट को पे किया। डेप्रिसिएशन का कलेक्शन करने कोई आता है क्या हर साल, मुझे लाओ डेप्रिसिएशन के 3 लाख रुपए, ऐसा कोई करने आता है नहीं। तो डेप्रिसिएशन जो आप क्लेम कर रहे हो वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ कर रहे हो। एक्चुअल में अभी इस साल कोई 3 लाख रुपए आपने किसी को पे नहीं किए, लेकिन फिर भी ये क्लेम हो रहा है क्योंकि टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। वो हमने PGBP में देखा था कि आपको उस पर टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलता है, इसलिए आपने क्लेम किया। अब अगर आपको PAT से वापस CFAT पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो डेप्रिसिएशन है इसको फिर से ऐड बैक करना पड़ेगा। जितना अमाउंट है सीधा सीधा ऐड कर दो यहाँ पे, ये कितना आ गया, 6,50,000, दिस इज योर CFAT। ठीक है, क्लियर, ये है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो PAT से CFAT पे जाना बहुत सिंपल है, एक ही स्टेप है, डेप्रिसिएशन या और भी कोई नॉन कैश एक्सपेंस हो वो ऐड बैक कर दो, सीधा आपका CFAT आ गया। तो दिस इज द अमाउंट 6,50,000। और कैसे कैलकुलेट करना हमने देख लिया, ये ट्रेडिशनल तरीका है CFAT निकालने का। अगर पूरा आपको डेटा दे रखा है तो इसी फ्लो में आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको PAT दे रखा है तो डेप्री ढूंढ के सीधा ऐड बैक कर दो, CFAT आ गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में हम कैलकुलेशन करें, ऑल्टरनेट मेथड भी हो सकता है, वो भी देख लो। जब डेप्रिसिएशन लेस करके ऐड ही करना था तो डेप्रिसिएशन के बिना ही कैलकुलेशन कर लेते, काम इजी हो जाएगा अपना। अगर वैसे करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो देखो। ये 10 लाख से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, डेप्री लेस नहीं करते, डायरेक्ट इंटरेस्ट लेस कर दो।
कितना अमाउंट आएगा 2 लाख, बचा कितना 8 लाख रुपीस। अब क्या लेस होगा टैक्स, टैक्स का रेट कितना है 30%, ये हो जाएगा 2,40,000। रिमेनिंग अमाउंट 5,60,000। अभी तो CFAT से मैच नहीं हो रहा ना, PAT से भी नहीं हो रहा, CFAT से भी नहीं हो रहा, बट हमें तो CFAT का अमाउंट चाहिए। अब डेप्री लेस भी नहीं किया, ऐड भी नहीं किया, तो आइडियली तो ये आ जाना चाहिए था, बट नहीं आ रहा है। उसका रीजन क्या है, रीजन पता चला कुछ? टैक्सेशन का इफेक्ट। डेप्रीसिएशन लेस करके ऐड बैक किया वो ठीक है, लेकिन उसकी वजह से इसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ा। देख लो यहाँ पे टैक्स 150, यहाँ पे 240, यहाँ टैक्स बढ़ गया। अब खर्चा ही कम कर दोगे तो टैक्स तो बढ़ने ही वाला है, इम्प्लाइड सी बात है। तो ये 240 हो गया ना, इस वजह से आपको ये सेम आंसर नहीं मिला। अब अगर आप ये कर चुके हो और यहाँ से आपको CFAT पे जाना है, तो अभी भी ऑप्शन है अपने पास, जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से प्रेजेंट करो। अपने ये करेंगे, हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि डेप्रीसिएशन की वजह से हमारा टैक्स सेविंग्स कितना होता है। डेप्रीसिएशन का खर्चा जो क्लेम कर रहे हैं उस वजह से कितना टैक्स हम बचा लेते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो इसका डिफरेंस ही आएगा ये दोनों टैक्स अमाउंट्स का, लेकिन सोचना कैसे। देखो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है कितना 3 लाख रुपए, ठीक है, और उसके ऊपर 30% टैक्स आपने बचा लिया, तो कितना सेविंग्स किया 90,000। तो 3 लाख का खर्चा क्लेम करके आप 90,000 रुपए टैक्स बचा सकते हो, यही हो रहा है। दिस इज डेप्रीसिएशन टैक्स सेविंग्स, डेप्रीसिएशन की वजह से होने वाली टैक्स सेविंग्स। तो ये अमाउंट जो है अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, बोले सर ऐड क्यों किया, क्योंकि ये भी कैश इनफ्लो है, सेविंग्स इज ऑल्सो कैश इनफ्लो, तो ऑब्वियसली वो ऐड होगा। अब टोटल कितना बन गया, आ गया CFAT, अब मैच हो गया इसके साथ। तो अगर आप ये ट्रेडिशनल मेथड यूज करके CFAT निकालते हो तो एक बात है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कैलकुलेशन कर लो विदाउट डेप्रीसिएशन, लास्ट में डेप्रीसिएशन की वजह से होने वाला जो टैक्स सेविंग्स है वो आप प्लस कर दो, तो भी अपने आप आपको CFAT मिल जाएगा। अब अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो ये मेथड आपको ज़्यादा ईजी लग रहा होगा, दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ स्टेप्स करने उसमें। लेकिन ये चीज़ जो है पता होनी जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको बिना पढ़े चले जाओ तो भी काम हो जाएगा। अगर कोई सम में डेटा कुछ इस तरीके का दे दिया और फिर आपको पता ही नहीं है कि डेप्रीसिएशन टैक्स सेविंग क्या होता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटर है कि आपको इसका आइडिया होना चाहिए। लेकिन जब ऑप्शन मिलेगा तो आप पहले यही वाला फॉलो करना, ट्रेडिशनल मेथड, डेप्रीसिएशन टैक्स सेविंग वाला मेथड, इफ नीडेड तो आप यूज कर सकते हो। तो पता होना जरूरी, इसलिए बताया। एक बार नोट कर लो, डेटा पूरा लिख लो, ये फिर हर मेथड में CFAT टर्म बार बार आएगा ना, तो ध्यान में रहेगा क्या हो रहा है। अब जो मेथड्स हमने देखे वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इजी वाला मेथड विदाउट डिस्काउंटिंग वाला, दैट इज पे बैक पीरियड मेथड, उससे स्टार्ट करते हैं। एक बार आपको आइडिया भी आ जाएगा क्या हो रहा है इसमें। देखो ऐसा कुछ डेटा में दे रखा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक प्रोजेक्ट में आपको करना है 5 लाख रुपीस, प्रोजेक्ट की लाइफ 5 ईयर्स है। एस्टिमेटेड कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स आपको डायरेक्टली दे रखे हैं कि अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो प्रोबेबिलिटी है कि ये कैश फ्लोज आपके रहेंगे, ये एस्टिमेट है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि पे बैक पीरियड क्या होगा। पे बैक पीरियड का मतलब, जो एक क्वेश्चन हर इन्वेस्टर के माइंड में होता है कि जो पैसा मैं आज लगा रहा हूँ वो वापस कब आएगा। अच्छा इसमें अमाउंट चेंज करना पड़ेगा, सॉरी 5 लाख नहीं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4 लाख। अगर आपने लिख लिया तो चेंज कर लेना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4 लाख। तो हर एक इन्वेस्टर के माइंड में क्वेश्चन होता है ना कि आप पैसा लगा रहे हैं तो कितने टाइम में ये पैसा रिटर्न आ जाएगा। पे बैक पीरियड मेथड आपको वही कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। अब देखो अगर हम ये कैश फ्लोज को देखें और मैं इसको क्यूमुलेटिव अमाउंट एक बार लिख रहा हूँ, जैसे एक साल के एंड में आपने टोटल 1 लाख रुपए रिकवर कर लिया, दूसरा साल एंड होते होते 1 लाख प्लस 150, टोटल रिकवरी कितनी हो गई 2,50,000। फिर उसमें 250 ऐड हो जाएगा 5 लाख, फिर 2 लाख ऐड हो गया 7, और फिर एक और 8 लाख, ये हो गया क्यूमुलेटिव अमाउंट आ गए। अब 4 लाख रुपए आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। रिकवरी करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे कितने साल में आपके 4 लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे, ये कैलकुलेट करना है। अब देखो 2 साल एंड होते होते 2.5 लाख रुपए रिकवर हो गए, और तीसरा साल एंड होते होते 5 लाख रुपए रिकवर हो गए। बट हमारा इन्वेस्टमेंट तो 4 लाख का ही था ना, तो अपनी एग्जैक्ट जो रिकवरी हुई है 4 लाख वाला जो पॉइंट आया होगा समवेयर बिटवीन 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स, यही हुआ होगा।
लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट क्या है वो पता चल सकता है क्या? तो इसके लिए कोई फॉर्मूला की जरूरत है या कोई नॉर्मल कुछ कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो? तो 2 ईयर्स तो हो गए मिनिमम, लेकिन 2 ईयर्स प्लस समथिंग ड्यूरेशन होगा जहाँ पे आपके एग्जैक्ट 4 लाख रुपए रिकवर हुए। तो कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे प्रपोर्शन का यूज करना है। जो रेशियो प्रपोर्शन आपने बचपन में पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पे लगानी। तो कोई फॉर्मूला आपको नहीं दे रहा हूँ मैं, सिंपल लॉजिक लगा लेते हैं। 2 ईयर्स तो हो ही गए, वहां तक तो आते आते 2.5 लाख रुपए रिकवर कर लिया। आगे का कैलकुलेशन देखो, प्रपोर्शन ले रहे हैं, तीसरे साल में आपने कितना पैसा कमाया? 2.5 लाख, 2,50,000। लेकिन ब्रेक इवन करने के लिए आपको कहाँ तक जाना था और कितना कमाना था वो देख लो। 2 ईयर्स एंड होते होते आपने टोटल 2,50,000 कमा लिया था। तीसरे साल में आप और 1,50,000 कमाते तो ब्रेक इवन पे आ जाते, आपने उससे ज्यादा ही कमाया। ठीक है, तो वही हमें प्रपोर्शन यहाँ पे यूज करना है। थर्ड ईयर में आपकी जो टोटल इनकम जनरेट हुई थी वो 2,50,000, लेकिन आपको ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 1,50,000 ही नीडेड था, ज्यादा ही कमाया आपने। तो यही प्रपोर्शन हमें लेना है। हम ये मान रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए आपने 12 महीने में इवनली कमाए होंगे, हर मंथ आपने एवरेज अमाउंट कमाया होगा। तो 2,50,000 पूरे साल की इनकम, उसमें से ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए कितनी इनकम जरूरी थी? फर्स्ट 1,50,000 ओनली। तो वो रेशियो हमने ले लिया। ये कितना हो रहा है देखो एक बार, 0.6 हो रहा है। तो 2.6 ईयर्स हो गया, ये 2 और 0.6 वैसे हो गया। अब एक क्वेश्चन है मेरा, आप बताना, ये 2.6 ईयर्स को ऐसे बोल सकते हैं 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स? बोलो सही है? हाँ या ना? नहीं, कोई हाँ बोल रहा है? सभी ना बोल रहे हैं। तो फिर 2.6 ईयर्स को अगर मंथ वाइज लिखना हो तो कितने मंथ्स होंगे? 2 ईयर्स एंड हाउ मेनी मंथ्स? ये इक्वल है? नहीं, किसी को लग भी रहा है तो नहीं है, ध्यान रखना। 2.6 ईयर्स जो है वो 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अदरवाइज फिर 2.5 ईयर्स क्या होता है? समझ आए? 2.5 ईयर्स होना चाहिए ना, 2 साल और 6 महीने। प्रॉब्लम ये है ना कि एक साल में 10 महीने नहीं होते, 12 महीने होते, ये प्रॉब्लम है। अगर 10 होते तो प्रॉब्लम नहीं आता। अब क्योंकि ये 12 मंथ्स एक साल में कवर हो रहे हैं, तो जो 0.6 वाला पार्ट है ना, अगर आपको इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना हो तो इंटू 12 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 7.2। एक्चुअली में ऐसा हो जाएगा, ये 2 ईयर्स एंड 7.2 मंथ्स। फिर आपको लगे सर ये ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, 7.2 मंथ्स मतलब क्या? डेज में आना चाहिए ना, फिर आगे आपको अब और दिमाग चलने लग गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो 0.2 मंथ है ना उसको आपको डेज में मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, 30 डेज के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 6 डेज आ रहा है। एक्चुअली में फिर ये ऐसा हो गया 2 ईयर्स 7 मंथ्स एंड 6 डेज। आया समझ में? या डेज तक नहीं जा रहे तो 2 ईयर्स एंड 7 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली, फिर वैसा हो सकता है। एग्जाम में 2.6 ईयर्स अगर आपका आंसर आ रहा है, आपने ऐसे गिना पॉइंट में आ रहा है, तो दिस इज द फाइनल आंसर 2.6 ईयर्स। ऐसा कन्वर्जन करना कहीं मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कहीं ऑप्शन में लिखा होगा 2.6 ईयर्स, साथ में लिखा होगा 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। आप बोले नहीं 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स ही होता होगा, आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि 2.6 ईयर्स इज एग्जैक्टली दिस ड्यूरेशन, और कैसे गिनना है वो कन्वर्जन याद होना चाहिए। बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन कभी कभी इतना ज्यादा हैवी चीजें पढ़ के गए होते हैं ना तो बेसिक भूल जाते हैं। तो इतना सारा एफएम पढ़ के चले गए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ के चले गए, कि इतना याद नहीं रहा कि एक साल में 12 महीने होते हैं, और तो 2.6 ईयर्स को 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स कर दिया। ऐसी मिस्टेक वहां पे होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, इसलिए पॉइंट आया तो आपको बता दिया। क्योंकि मैं जितनी बार पूछता हूँ ना 50% लोग हाई बोलते हैं कि हाँ 2.6 ईयर्स इज 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। अभी भी आपके काफी लोगों के मन में था वो, तो फिर क्या मेजोरिटी ने दूसरा बोला तो आप कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन मन में तो था। ठीक है, तो वो चीज कैसे होती है आपको मैंने बता दिया। क्लियर यहाँ तक? चलो, तो पे बैक पीरियड कैसे निकालना था पता चल गया? ये सब हटा दे, ये नीडेड नहीं है, सिर्फ आपको समझा दिया। आपका फाइनल आंसर 2.6 ईयर्स है, दैट इज मोर देन इनफ। उससे आगे जाने की जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं। बोलो, पे बैक पीरियड में कोई डाउट? सिंपल मेथड था एकदम, कोई डिस्काउंटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कोई झंझट नहीं, सीधा सीधा कैलकुलेशन आपने कर लिया। नोट करना बाकी है तो कर लो, लिख लो फिर आगे देखते हैं। चलो अगला मेथड देख लेते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है, इसके लिए भी एक एग्जांपल फ्रेम करना पड़ेगा, उसी से आपको आइडिया लगेगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है चेंज कर देते हैं, 10 लाख रुपीस, और प्रोजेक्ट की लाइफ 5 ईयर्स। बाकी कैश फ्लोज देखते हैं। अच्छा, यहाँ डिस्काउंटिंग रेट की जरूरत पड़ेगी, अपना स्टैंडर्ड रेट 10% पर एनम। CF80 डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, वो डेप्रिसिएशन वो सब की भी जरूरत नहीं।
देख लीजिए 13,50,000 हो रहा है, 4 6 10 3.5, ठीक है 13,50,000 हो रहा है। क्लियर? अब इस सिचुएशन में हमें करना क्या है वो भी समझ लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या सजेस्ट करता है, कैसे डिसीजन लेना है वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट और नॉट। अगेन 10 लाख रुपए लगाने हैं, इतना पैसा मिलने वाला है, लेकिन ओवर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो देखना पड़ेगा, रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में वही करना है जो कल अपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने में कर रहे थे। एक्चुअली में मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर जो समझाया था उसमें इसी टाइप का एग्जाम्पल लिया था, वो यही फॉर्मूला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का ही पार्ट था वो, और कुछ नहीं है। हमें अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो सेम लेवल पे लेके आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। इसको डिस्काउंटिंग करके ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितनी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है। डिस्काउंटिंग के लिए वो अपना PVIF जो कल बात हो रही थी एट 10% पर एनम, फैक्टर्स तो आपको याद भी हो गए होंगे अभी तक, 0.9091, 8264, 7513, यही थे फैक्टर सारे, 6830, 0.6209। GT फैक्टर यहाँ काम नहीं आएगा बिकॉज कैश फ्लोज एन्युटी के फॉर्म में नहीं। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कैश इनफ्लोज का आपको क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई, यही होगा। तो इनको मल्टीप्लाई करो, M+ करते जाओ, डायरेक्टली ये वैल्यू आएगी लास्ट में MRC करके, डायरेक्टली गिन सकते हो, वो एक एक चीज़ लिखने की भी जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करके सीधा M+ कर देना, फिर ये मल्टीप्लाई करके M+ कर दो, मेमोरी में आंसर सेव होते जाएंगे, लास्ट में फिर MRC क्लिक करोगे, टोटल वैल्यू मिल जाएगी। देखो ना एक बार कितनी आ रही है। टोटल वैल्यू किसी की आ जाए तो बता। अरे 9970 शॉर्ट पड़ गया। आगे क्या है, फ्रैक्शन तो चलेगा, 997, थोड़ा अमाउंट ऐसा रखना चाहिए था 10 लाख से ऊपर आ जाए, चलो चलेगा, वो भी बता दूंगा, पहले इस पॉइंट पे देख लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू पूरा बता दो, 99 तो बराबर है ना, 7075। अब वो 10-20 रुपये इधर उधर चलेगा, 9,97,000 के आसपास है ना, ये पीछे के अमाउंट में अगर 50-100 रुपये का भी फर्क है तो वो आप अपनी पॉकेट से डाल देना, चलेगा, उतना टेंशन नहीं। नियर अबाउट तो आ रहा है ना, वो तो क्या है, किसी ने 4 डेसिमल लिए होंगे तो आंसर अलग होगा, किसी ने कैलसी पे पूरा नंबर लिया होगा तो आंसर डिफरेंट आएगा। तो 10 लाख और 13 लाख के अमाउंट में 50-100 रुपये का फर्क तो आने ही वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे। इतना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब इसका मतलब ये है कि आपने जो 10 लाख रुपए लगाए उसके सामने आपको जो ये रिटर्न मिला उसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट का अमाउंट पे करने के बाद तो इतना ही बच रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? नुकसान ही दिख रहा है ना, 10 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में रिकवर हुए ही नहीं। अब जो एनपीवी की बात कर रहे हैं ना, एनपीवी का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में कुछ नया तो उन्होंने किया नहीं, देख लो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, ये फॉर्मूला है। हमने वही किया, अभी कुछ भी नया कैलकुलेशन नहीं था। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मतलब क्या, 9,97,000 जो आपने अभी कंप्यूट किया, 9,97,075, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 3,000 से कुछ कम आ रहा है, 2,925 नेगेटिव। नेगेटिव एनपीवी शो करता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपने 10 लाख से ज़्यादा ही कमाया, बट जितना भी कमाया ना वो सारा बैंक का इंटरेस्ट पे करने में चला गया, उसके बाद और 3,000 रुपये आपको ही शॉर्ट पड़ गए, तो क्या फ़ायदा हुआ, बैंक वालों ने तो कमा लिया अपना, आपके हाथ में कुछ नहीं बचा इतनी मेहनत करने के बाद। बेटर है कि इन्वेस्ट मत करो।
अब यही अमाउंट अगर 10 लाख से ऊपर आया होता तो सिचुएशन डिफरेंट होती, ठीक है। तो वो नंबर्स पे डिपेंड करता है क्या होगा क्या नहीं। अगर कुछ अमाउंट हम चेंज कर दें, जैसे आपने ये सारा तो गिना हुआ ही है ना, मैं लास्ट वाला एक अमाउंट चेंज कर देता हूँ सिर्फ वो 10 लाख से ऊपर लेके जाने के लिए, तो बाकी की वैल्यूज आपकी चेंज नहीं होंगी, सिर्फ लास्ट वाला नंबर चेंज होगा और ये आंसर कुछ और आ जाएगा। देख लो ना एक बार क्या आ रहा है। वन 028 120, ठीक है चलेगा। चलो एक का भी आ गया तो बाकी लोग देख लो, हमें सिर्फ एक बार वो टैली करना। तो 10,28,120 ये आपका अमाउंट आ रहा है, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। अगर हम ये डेटा के हिसाब से चल रहे हैं तो अब इस सिचुएशन में आपका एनपीवी जो है वो अलग आएगा, 10,28,120 माइनस 10 लाख। तो एनपीवी जो है वो कितना आ जाएगा, 28,120। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये कि आपने जो कमाया ना उसमें आपने 10 लाख तो पूरा रिकवर कर लिया, आपने बैंक का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 5 साल का ब्याज वो भी कवर कर लिया, उसके बाद आपके पास बच रहा है 28,120 रुपीज। ये आपकी रियल इनकम है आफ्टर पेइंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो इसके बेसिस पे आप कर सकते हो, बिकॉज नुकसान कुछ नहीं, 28,000 प्लस है, हाथ में पैसे बच रहे हैं सबका पे करने के बाद। तो डिसीजन यही आएगा कि एनपीवी के बेस पे अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जो पहले वाले नंबर्स थे ये शो कर रहा था कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो पॉकेट से और पैसे जाएंगे, बचेगा कुछ नहीं। आ गया समझ में, ठीक है। तो एनपीवी कैसे निकालते हैं, कोई क्वेरी इसमें अब पता चला। अब डिसीजन की बात कर लेते हैं, मैं उसको आपको लिखवा देता हूँ कि डिसीजन कैसे लेना है। अब ये जैसे एनपीवी पॉजिटिव आया, इसके पहले वाले केस में एनपीवी नेगेटिव आया, एक तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है एनपीवी इक्वल टू 0, एग्जैक्ट 0 आ गया। अब क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, करना चाहिए। और किया तो कुछ बचेगा, कुछ नुकसान होगा नहीं। एनपीवी 0 इज इनडिफरेंस पॉइंट, येस और नो नहीं बोलेंगे। इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब बैठे हो बोर हो रहे हो कुछ काम नहीं है तो इन्वेस्ट कर दो, लास्ट में नुकसान कुछ नहीं जाएगा। हाँ कमाओगे भी कुछ नहीं वो बात अलग है, लेकिन लॉस नहीं होने वाला। आपने एग्जैक्टली उतना ही पैसा रिकवर करना है जितना आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और जितना आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करना है, उसके बाद आपके हाथ में 1 रुपया बचने वाला नहीं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। तो एनपीवी इक्वल टू 0 इज इनडिफरेंस पॉइंट, ना येस बोल रहे हैं ना नो बोल रहे हैं, समझ आ गया। तो 3 ऑप्शन यहाँ हो गए ना, एनपीवी पॉजिटिव प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, एनपीवी नेगेटिव इन्वेस्टमेंट मत करो, एनपीवी इक्वल टू 0 इनडिफरेंस पॉइंट है, जो करना है करो। आ गया समझ में। तो ये चीजें एक बार अपने नोट कर लेते हैं। ये डेटा आपने लिख लिया आगे का, बाकी लिख लिया तो ये हटा देता हूँ, यहाँ पे वो डिसीजन लिख देता हूँ। एनपीवी ग्रेटर देन 0 तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, एनपीवी लेस देन 0 इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और एनपीवी इक्वल टू 0 दैट इज इनडिफरेंस पॉइंट, इन्वेस्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो, ये डिसीजन होगा। अब इसमें ना एक क्वेश्चन आता है, बोले एनपीवी इक्वल टू 0 जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट है क्या, ये क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। आपका क्या आंसर होगा, एनपीवी इक्वल टू 0 इज ब्रेक इवन पॉइंट, यस और नो? यस पक्का, कोई नो बोल रहा है? नहीं, मेजोरिटी एक ही तरफ, यूनानिमस, ठीक है। एनपीवी इक्वल टू 0 इज नॉट ब्रेक इवन पॉइंट, सबका आंसर गलत है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है बता देता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में आपने पढ़ा है, उसका कंसेप्ट ये बोलता है कि जितना भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट है उतने के बराबर अगर आपने कंट्रीब्यूशन अर्न कर लिया तो ब्रेक इवन आ गया। यहाँ ऐसा हुआ नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 10 लाख रुपए का था फिक्स कॉस्ट, आपने 10 लाख थोड़ी ना कमाया, आपने 10 लाख से ज्यादा ही कमाया, समझ आ रहा है। लेकिन वो जो भी एक्स्ट्रा आपने कमाया ना वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करने में चला गया। बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपके पास पैसे या तो कम बचे, या ये सिचुएशन हुई, या फिर ये सिचुएशन हुई, जो भी हुआ। तो इन शॉर्ट एनपीवी इक्वल टू 0 जो पॉइंट है वो क्या सजेस्ट करता है, वो ये शो करता है कि आपने अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट फिक्स कॉस्ट तो पूरा ही कवर कर लिया, उसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल था वो भी कवर कर दिया, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचा। तो एक्चुअली यू आर इन प्रॉफिट, नॉट एट ब्रेक इवन। लेकिन वो जितना प्रॉफिट कमाया वो इन्वेस्टर्स को पे करने में चला गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, उसके बाद कंपनी के पास क्या बचा, कुछ नहीं। आया समझ में। ब्रेक इवन पॉइंट तो तब होता जब आप एग्जैक्टली उतना ही पैसा अर्न करते जितना आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया था, मतलब 10 लाख, उससे ऊपर आप कुछ नहीं कमाते तो ब्रेक इवन होता। वहां तो वैसे तो लॉस हो जाता फिर आगे जाके, क्योंकि आप इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ पे जो आपने अर्न किया एनपीवी इक्वल टू 0 पॉइंट पे, वहां पे आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों चीजें रिकवर की, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं बचा। इन्वेस्टर्स को तो आपने कमा के दिया ही, जिन लोगों ने आपको लोन दिया था उनको तो आपने इंटरेस्ट पे किया,
वो आपके पॉकेट से नहीं गया, वो आपके प्रॉफिट में से ही गया, और उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचा, दैट इज एनपीवी इक्वल टू जीरो। तो आइडियली एंड टेक्निकली इट इज नॉट ब्रेक इवन पॉइंट। अगर एमसीक्यू में येस या नो वाला क्वेश्चन आ गया तो एनपीवी इक्वल टू जीरो इज नॉट ब्रेक इवन पॉइंट, ये ध्यान रखना, दोनों चीजें अलग है। ब्रेक इवन पॉइंट तो आप कब का क्रॉस कर चुके थे, फिर आप यहाँ पे आए हो, ठीक है। तो एक लाइन में आप लिख के रख लेना ये चीज, एनपीवी इक्वल टू जीरो इज नॉट ब्रेक इवन पॉइंट। एट एनपीवी इक्वल टू जीरो, इनिशियल कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बोथ द एक्सपेंसेस आर कवर्ड। अपने वर्ड्स में कैसे भी लिख लो, हिंदी में लिख लो, गुजराती में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, जो अच्छा लगे, बस याद आना चाहिए नेक्स्ट टाइम कि ऐसी कोई बात हुई थी, बस उससे ऊपर कोई पॉइंट नहीं है। NPV equal to zero is not break even point, and at NPV equal to zero we have recovered initial cost as well as cost of capital, दोनों चीजें रिकवर हो गई। अब देखो ये कंपैरिजन कर रहे हैं NPV के बेस पे, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए, यहाँ पे 8 लाख, प्रोजेक्ट की लाइफ 5 years। देखो ऐसा कुछ डेटा है, एनालिसिस करना है, डेटा आपके सामने पूरा कैलकुलेटेड ही है। दोनों प्रोजेक्ट्स में इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, लाइफ सेम है। ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, सब डिस्काउंटिंग करके निकाल के दे ही दिया, और इसके बेस पे एनपीवी आ गया, दोनों का डिफरेंस जो फॉर्मूला वाला लगाया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज एनपीवी। तो ये एनपीवी आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे भी इस प्रोजेक्ट में भी यही सिचुएशन है। हमें एनपीवी के बेस पे डिसीजन लेना है कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक ही ऑप्शन है आपके, दोनों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर ए में इन्वेस्ट करोगे तो बी ऑप्शन अवेलेबल नहीं, एंड वाइस वर्सा। तो अगर एनपीवी को अपने एक पैरामीटर बना रहे और उसके बेस पे डिसीजन ले, तो आपको क्या लग रहा है कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, ए बेटर है या बी बेटर है? ठीक है, जो ए बोल रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, किस बेस पे आपने बोला कि ए बेटर है? ठीक है, ओके, हाँ, तो वो आपने अप्रोच लगाया वो सही है, बट एनपीवी ऐसा अप्रोच लगाता है क्या? एनपीवी क्या देखता है? एनपीवी जहाँ हायर होगा वो बेटर है। नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच जो है उसकी एक लिमिटेशन है, वही पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। जो आपने बोला वो ठीक है, वो सही है, लेकिन एनपीवी जो है वो उतना आगे का नहीं सोच रहा है। एनपीवी अप्रोच ये बोलता है कि जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में ज्यादा मिले, दैट प्रोजेक्ट इज बेटर। तो ये एनपीवी की एक लिमिटेशन है कि वो इसको नहीं देख रहा है, वो ये देख रहा है कि भाई मैंने 175 के बदले 190 कमा के दिया, आप ये सोच रहे हो कि इतने के लिए 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाने पड़े, तो सेंसिबल नहीं है, वो ठीक है। लेकिन वो आप जो सोच रहे हो ना, वो एक स्टेप आगे सोच रहे हो, एनपीवी वहां तक नहीं सोच रहे। तो अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे हमें डिसीजन लेना हो तो फिर प्रोजेक्ट बी बेटर है, क्योंकि वो सिर्फ ये एब्सोल्यूट नंबर ही देखता है, इसको कमाने के लिए कितना लगाना पड़ा वो नहीं देखता है। ये इसकी एक लिमिटेशन है, और इसी से अपना अगला पॉइंट आगे कंटिन्यू होने वाला है। तो लॉजिक समझ आया? तो आपका जो लॉजिक है वो सही है, लेकिन एनपीवी मेथड जो है वो लॉजिक नहीं लगा रहा, वो सिर्फ ये एब्सोल्यूट नंबर देख रहा है कि दिस नंबर इज ग्रेटर, दैट मींस प्रोजेक्ट बी इज बेटर। उसका जो आइडिया है वो उतना ही, समझ आ गया? बट ये प्रैक्टिकल नहीं है ना, आपने खुद ही बोला ना, अगर 5 लाख रुपए लगा के 175 कमाने को मिल रहा है, तो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाल के मिल के आ रहा है सिर्फ 15,000 रुपए, तो ये ज्यादा बेटर हुआ ना, एफिशिएंट हुआ, वो आपकी बात सही है। एनपीवी में ये बात की लिमिटेशन है, वो ये चीज नहीं समझ रहा। इसको ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट मेथड है अपने पास, जिसको अपने बोल रहे हैं पीआई रेशियो। पीआई रेशियो एक्चुअली में एनपीवी की लिमिटेशंस को ओवरकम कर रहा है, जो उसमें ये प्रॉब्लम है, जो मिसिंग फैक्टर है उसको वो ठीक कर रहा है। अब ये पीआई रेशियो होता क्या है, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये इसका फॉर्मूला है पीआई रेशियो का। अब इसके बेस पे अपन यहाँ पे दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए पीआई रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि डेटा में सब कुछ है। अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिखेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ये अमाउंट डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितना आ रहा है देखो ना, ये 1.35, 6,75,000 डिवाइड बाय 5 लाख 1.35। ये सेम चीज यहाँ भी कैलकुलेट करें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइड बाय
इनिशियल कैश आउटफ्लो, ये कितना आ रहा है? नहीं 0 पॉइंट तो आएगा ही नहीं। ऊपर एनपीवी नहीं रखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो रखना है। एनपीवी रखा होगा तो 0 पॉइंट आ रहा होगा, फॉर्मूला वो नहीं है। अब पता चला ये क्या सजेस्ट कर रहा है वो समझो। ये आपको पर रुपी रिटर्न दिखा रहा है कि अगर आपने प्रोजेक्ट ए में 1 रुपया लगाया तो वो 1 रुपया आपको 1 रुपी 35 पैसा वापस कमा के दे रहा है। तो 35 पैसा सरप्लस बच रहा है क्योंकि उसमें 1 रुपया तो आप ही का, ठीक है। यहाँ पे जो 1 रुपया आपने लगाया तो आपको इन रिटर्न कितना मिल रहा है? 1.2375। तो पर रुपी अगर आप देखोगे तो ये प्रोजेक्ट बेटर है। और यही आप पहले देख रहे थे, आपने वही बोला ना सर 5 लाख रुपए लगा के इतना कमाने को मिल रहा है, 3 लाख एक्स्ट्रा लगाया हार्डली 15,000 रुपये मिला। तो आपने जो कंपेरिजन किया वो पीआई रेशियो कर रहा है, तो पर रुपये रिटर्न आपको कैलकुलेट करके बता रहा है। अब अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए इस डेटा में कि पीआई रेशियो के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, तो आपका आंसर क्या होगा? ए। लेकिन आपको पूछा जाए एनपीवी अप्रोच के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है? बी। ठीक है, तो आपका अप्रोच अपनी जगह, लेकिन एनपीवी का अप्रोच अपनी जगह। तो जिसके बेस पे पूछा होगा उसके बेस पे आंसर देना पड़ेगा, वो इम्प्लाइड। तो दिस इज पीआई रेशियो। इसको बेनिफिट और कॉस्ट का रेशियो बोल सकते हैं। ये कॉस्ट और ये बेनिफिट आमने सामने कंपेयर हो ऐसा, ठीक है। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, पीआई रेशियो एनपीवी के लिमिटेशंस को ओवरकम कर रहा है। बोलो कोई क्वेरी इसमें? अब इसका भी थोड़ा एनालिसिस करवा देता हूँ, जैसे वो एनपीवी वाला नहीं किया अपन ने, कंपैरिजन करवा देता हूँ। देखो जब भी आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा होगा, आप देखना पीआई रेशियो गारंटी ग्रेटर देन 1 होगा। बोलो यहीं पे देख लो ना, एनपीवी पॉजिटिव है, पीआई रेशियो ग्रेटर देन 1, ठीक है। यही अगर एनपीवी नेगेटिव होता, मैं इसमें एक बार ऑब्लिक करके अमाउंट लिख देता हूँ। 5 लाख था ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मान लेते हैं 4,75,000। एनपीवी पे क्या इफेक्ट होगा? 25,000 नेगेटिव। अब निकालो पीआई रेशियो, 475 डिवाइड बाई 500, यही होगा। कितना रेशियो आएगा? 0.95, लेस देन 1 आ गया। जब भी आपका एनपीवी नेगेटिव आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है, गारंटी आपका पीआई रेशियो जो है लेस देन 1 होगा। ये होना ही है, देख लो आपके सामने है। क्योंकि ये क्या शो कर रहा है? 1 रुपया लगाया तो 0.95 वापस आया, तो शॉर्ट पड़ गए ना पैसे, तो एनपीवी नेगेटिव ही आने वाला है। चीज़ें कनेक्टेड है आपस में, इसीलिए। और यही अगर आपका एनपीवी एग्जैक्टली 0 होगा, एग्जैक्टली 0 एनपीवी कब होगा? जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल हो, मतलब ये 5 लाख रुपए हो, तो 5 लाख माइनस 5 लाख करके एनपीवी 0, तो पीआई रेशियो क्या आएगा उस सिचुएशन में? एग्जैक्टली 1। 5 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। तो ये जो एनालिसिस है अपने यहाँ पे लिख सकते हैं। एनपीवी ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव है तो गारंटी पीआई रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा। एनपीवी नेगेटिव है तो पीआई रेशियो लेस देन 1 होगा। एनपीवी 0 है तो उस पॉइंट पे पीआई रेशियो एग्जैक्टली 1 होगा, और डिसीजन वही रहेगा। पीआई रेशियो 1 से ग्रेटर है, इन्वेस्टमेंट करो, कोई नुकसान नहीं है। 1 से लेस है, गलती से भी इन्वेस्ट मत करो। और अगर इक्वल टू 1 है तो इंडिफरेंस पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे आपके प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम हो गया। इन्वेस्ट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा। ये जो पूरा एनालिसिस है, दोनों चीज़ों का जो लिंक है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। तो पूरा अप्रोच कंप्लीट, एनपीवी एंड पीआई दोनों आपका यहाँ पे कवर हो गया। अब ये मेथड कब कौन सा यूज करना चाहिए वो भी थोड़ा बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट रहेगा इसके बेस पे, एनालिसिस वाला ही पॉइंट है, कोई कैलकुलेशन नहीं। ये जो प्रोजेक्ट्स है, अब ये प्रोजेक्ट में जैसे अपने पर रुपी कैलकुलेट किया और एक एब्सोल्यूट कैलकुलेशन किया। बिजनेस में क्या होता है? बजट का कंस्ट्रेंट होता है, पैसे हमेशा लिमिटेड होते हैं। अब रिलायंस ग्रुप भी अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो आप सोच रहे हो कि उनको कहाँ टेंशन है, बोलो कितने पैसे चाहिए, ऐसा होता नहीं है। उनका भी बजट कंस्ट्रेंट होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, चाहे तो वो 1 लाख करोड़ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो 1 लाख करोड़ लगा के भी कमा के तो देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। बाद में नुकसान करके बैठेंगे तो लोग बोले इतना पैसा इनको दिया, और पैसे डुबा देते हैं, ध्यान नहीं देते। तो वो 1 लाख करोड़ भी उन्होंने बहुत सोच सोच के बजट किया होगा। तो ऐसा नहीं है कि पैसा अनलिमिटेड है, हर बिजनेस के पास फंड्स की कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट और लिमिटेशंस होती है। तो वहाँ पे आप हमेशा पर रुपी ज़्यादा रिटर्न अर्न करने का सोचते हो, आया समझ में? तो वहाँ पे पीआई रेशियो ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल है। एनपीवी वाले में क्या है, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करता है। ये तभी काम आ सकता है जब इनिशियली आप जितना पैसा लगाना चाहो लगा सकते हो। 5 लाख भी है लगाने को, 8 लाख भी है। फिर आप क्या सोचोगे, जब पैसे पड़े ही हैं तो 15,000 तो 15,000, जो ज़्यादा मिले वो कमाओ ना। फिर 175 क्यों कमाऊँ, 190 कमा लेता हूँ।
तो वहाँ पे अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करके चल रहे हो तो एनपीवी ठीक है, लेकिन पर रुपी आपको कैलकुलेट करना है, आपके फंड्स की शॉर्टेज है, तो फिर आपको पीआई रेशियो वाला अप्रोच फॉलो करना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसके साथ, जो प्रोजेक्ट है वो डिविजिबल है या इनडिविजिबल है, इस पर भी डिपेंड करता है। अब ये डिविजिबल और इनडिविजिबल क्या होता है, एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। कोई इन्वेस्टमेंट की स्कीम आती है ना आपके पास, जैसे एलआईसी वाला कोई प्लान लेके आया, तो बोले सर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और वन टाइम आपको पे करना है, आपको इतने लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, प्लस 10 साल के बाद ना इतने पैसे वापस मिलेंगे। सपोज उन्होंने बोला 10 साल के बाद आपको 12 लाख रुपए वापस मिलेंगे, अभी 5 लाख देना है। तो आपने बोला यार 5 लाख तो नहीं है मेरे पास, मैं तो स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, कोई बात नहीं बाद में देखेंगे। तो उसने बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, अगर आपके पास 5 लाख नहीं है, 4 लाख है, तो 4 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो रिटर्न प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। 5 लाख पे 12 लाख मिल रहा है, तो 4 लाख पे उतने रेशियो में पैसा मिल जाएगा। फिर आपने बोला 4 लाख भी नहीं है, अब वो सोच रहा है, बोले गलत जगह तो नहीं आ गया मैं। फिर बोला कितने पैसे हैं वो बताओ, बोले 1 लाख रुपए है। तो कहा 5 लाख से शुरू किया था, वो भी बढ़ा के ही बोलते हैं, सीधा 5 लाख से शुरू करेंगे, है 50,000 भी चलेगा, लेकिन बोलेंगे सीधा 5 लाख के, भाई बड़ा अमाउंट आता है तो आने दो, आपको 5 का 12 लाख दिखा रहे हैं ना सामने। तो आपने बोला नहीं मेरे पास तो 1 लाख ही है, तो फिर बोले कोई बात नहीं, आप 1 लाख इन्वेस्ट करो, 5 के प्रपोर्शन में 12 मिल रहा था, तो 1 के रेशियो में भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो आप उतना भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको सेम रेट पे रिटर्न मिलेगा। तो ये डिविजिबल प्रोजेक्ट हो गया कि अगर पूरा 5 लाख नहीं है लगाने को, तो 2 लाख भी चलेगा, 1 लाख भी चलेगा, 50,000 भी चलेगा। क्लियर हुआ? तो अगर यहाँ पे बिजनेस में भी आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि 8 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करने, तो 8 के बदले आप 4 लाख भी कर सकते हो, 3 लाख भी कर सकते हो, तो पर रुपी कैलकुलेशन पॉसिबल है। तो फिर हम वही देखेंगे अगेन कि पर रुपी आपको ज्यादा कहाँ कमाने को मिल रहा है। लेकिन अगर ये डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है का मतलब या तो पूरे 8 लाख लगाओ या मत लगाओ, प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, इतना तो करना ही पड़ेगा, तो फिर उसमें एब्सोल्यूट नंबर आपको देखना चाहिए। ऐसे ये चीज थियोरेटिकली इसको बोलते हैं कि पर रुपी अगर डिविजिबल प्रोजेक्ट है तो पीआई रेशियो बेटर है, डिविजिबल नहीं है तो एब्सोल्यूट नंबर देखो, और पैसों का कंस्ट्रेंट नहीं है, 8 लाख भी आपके पास लगाने को है, फिर आप 15,000 भी क्यों छोड़ोगे, पैसे घर पे पड़े, इससे बेटर है इन्वेस्ट करके जितना ज्यादा कमा सकते हो कमा लो। तो वहाँ पे एनपीवी मेथड काम आ सकता है। अब एग्जाम में आपको डिसीजन मेकिंग के लिए ये नहीं बोलेंगे कौन सा मेथड लगाना चाहिए बताओ, वो आपको ये बोलेंगे कि अगर एनपीवी मेथड लगाते हैं तो कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है वो बताओ, तो वो तो आप डेटा के बेस पे सिलेक्ट कर ही सकते हो, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला। आगे है समझ में? तो एनपीवी और पीआई आपस में कनेक्टेड है, ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, जहां इसकी लिमिटेशन आ जाती है वो इसको पूरा कर देता है, ये बेसिक आइडिया। अब इसके बाद बाकी के मेथड्स हैं, लेकिन वो आज नहीं रखेंगे अपने, आईआरआर और ये सब कैलकुलेशन में उसमें टाइम लगेगा, वो कल कंटिन्यू करेंगे। बस आज के लिए काफी।